हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 4 मार्च को विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और ये 4 मार्च के लिए विज्ञान का वायरल पेपर है। इस पेपर का संपूर्ण हल करके ही बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा। देखिए, विज्ञान है, विज्ञान का पेपर का सेट जो है EM है। यहाँ पे आपको समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक जो रहेगा टोटल 70 नंबर का रहता है। अब देखिए, इस पेपर के कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के बारे में आपको पहले से जानना जरूरी है। जो आप हिंदी का गणित का पेपर दिए हैं उससे थोड़ा सा इसका निर्देश जो होता है कुछ अलग होता है, इसलिए यहाँ पे निर्देश जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड और खंड ब में विभाजित होगा। देखिए, मेन निर्देश यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों में, उपखंड क में, उपखंड ख ग में विभाजित होगा। यानी 3 भागों में क्या करेगा, ये विभाजित रहेगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR सीट पर नीला तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प को गोले को पूर्ण रूप से भरना था। तो मेन देखिए, आपका निर्देश में सिर्फ एक अलग से निर्देश ये था और सभी निर्देश आपके पहले जैसा ही है। ये देखिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब में प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड के नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये आपका कुछ सामान्य निर्देश थे जो आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके प्रश्न। खंड अ जिसमें उपखंड क रहेगा। उपखंड क का मतलब होता है कि इसमें आप सभी को भौतिक विज्ञान के प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, इस सभी प्रश्नों को पढ़ के आंसर सटीक दीजिएगा। देखिए, प्रश्न क्या है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह बिंदु लेंस का कौन सा भाग कहलाता है? तो वह बिंदु जो होता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी प्रकाशिक केंद्र से कोई भी प्रकाश किरण जाता है तो सीधे अपने मार्ग से निकल जाता है, उसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है। तो एक का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को हल करके बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान यहाँ पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए, इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे आपका ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो अब चित्र बना के बताएंगे, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा ऑप्शन, कैसे आप गलती समझ जाएंगे। देखिए, P हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका F हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान पूछा कि देखिए ऐसे करके वक्रता केंद्र से कोई किरण जाता है। तो आपको पता है कि कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से विचलित हो जाता है। बताइए कि इसमें किसी प्रकार का कोण नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई कोण नहीं बनता है तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 0 अंश का। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो अपने ही मार्ग में वापस लौट आता है, इसलिए यहाँ पे कोई कोण नहीं बनता है, तो 0 अंश लगाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है कि एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। यदि वस्तु की दूरी आँख से कितनी दूरी पर होगा तो स्पष्ट रूप से वो देख सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर या न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत के बीच में यदि वस्तु होता है तो उसे क्या करता है, स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति देख सकता है। समझ में आ गया ना। ये आपका चौथा नंबर का सवाल है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, धारा का फार्मूला I = क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि V क्या है आपका, स्थिर है। यहाँ पे जब V स्थिर है तो I इन्वर्सली क्या हो जाए, V हटा दीजिए, 1 ले लीजिए इसकी जगह, इसलिए V कांस्टेंट हटा दीजिए, R ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ R को करा है तिगुना करने के लिए, तो I = 1/3R हो जाएगा। यानी कि अब देखिए, जब 3R हो रहा है तो I का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि 1/3 से क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/3। देखिए, 1/3 कहाँ पे दिया है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका अगला नंबर का सवाल है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम
प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आता है, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको निकालेंगे। देखिए पहले P1 निकालिए, ठीक है। देखिए वोल्टेज क्या फार्मूला, देखिए V²/RT होता है, ये फार्मूला मेन होता है। तो P1 बराबर हो जाता है, V का मान कितना है 200, स्क्वायर का मतलब 200 बार गुणा कर लीजिए, 200 गुणे 2 बार गुणा कीजिए बटा में। पहले प्रतिरोध क्या है 100 है, तो यहाँ पे बटा में 100 लीजिए और गुणे समय का मान कितना 1 घंटा, तो 1 घंटा। अब इसको हल कर लीजिए, ये कटेगा 2 दूना के 400 हो जाएगा ये। फिर P2 निकालिए, P2 के लिए भी वोल्टेज वही है 200 गुणे 200 और दूसरा प्रतिरोध क्या है 200, तो बटा में हर में 200 लेंगे और समय क्या है एक ही है, 200 से 200 कटेगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। टोटल पावर कितना हो जाएगा P बराबर, तो P1 प्लस P2 निकालना है आपको। तो देखिए 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा 600। ये 600 क्या हो जाएगा वाट घंटा हो जाएगा, वाट घंटा होगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 600 बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका सवाल है क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तक किसी लेंस की फोकस दूरियां दी है -25 सेंटीमीटर, संभवतः दर्पण और लेंस क्या हो सकता है। यदि आपकी फोकस दूरी माइनस में दिया हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि दोनों अवतल लेंस, अवतल दर्पण भी होता है, दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है और लेंस के लिए भी ऋणात्मक होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि फोकस एफ का मान जो होता है यदि माइनस में रहता है तो आपका अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों के लिए रहता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए आप 7वां नंबर का क्या है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में आपको पता है कि धारा समान होता है, ठीक है। जब धारा समान होता है तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है आपका फार्मूला IR होता है। यानी देखिए IR मतलब I का R में गुणा करेंगे तो आपको विभवांतर पता चल जाएगा। तो देखिए 2 एम्पीयर है, तो देखिए 2 का गुणा इसमें करना है तो 2 दूना के 4 होगा, फिर 2 का गुणा 4 में करना है, फिर 2 का गुणा 6 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 चौक को 2 दूना के 4, तो ऑप्शन में देखिए ये है, ठीक है। और 2 चौक को 8 यहाँ पे ये मिल जा रहा है, 2 छक्का 12, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे लगाइएगा, समझ में आ गया ना। अब चलिए देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, उपखंड ख है। करा Zn प्लस H2SO4 दिया है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। तो अभिक्रिया आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे Zn जो है हाइड्रोजन किसके स्थान से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, तो ZnSO4 बन जा रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है विस्थापित हो जा रहा है। यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लगाइएगा इस सवाल को। अगला सवाल देखिए Na2CO3 का प्रचलित नाम है, यानी Na2CO3 को क्या कहते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट इसको पढ़ते हैं रासायनिक सूत्र के रूप में, लेकिन इसको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है ये बताना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, बेकिंग पाउडर बोला जाएगा, धावन सोडा बोला जाएगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाएगा। देखिए इसे बोला जाता है धावन सोडा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपका होता है CaOCl2 होता है, इसको याद रखिएगा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद रखिएगा CaSO4 प्लस हाफ H2O होता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी फार्मूला जितने बताए सभी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ये सभी फार्मूला आता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है, यह है आपका 10वां नंबर का कि निम्नलिखित में से क्षार धातु है। तो जो क्षार धातु जो होता है आपका जो आवर्त सारणी उसके पहले वर्ग में जो पाया जाता है वो क्षार धातु होता है। जैसे सोडियम क्या होता है क्षार धातु आपका है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है ए और बी को मिलान करना है। जैसे हाइलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन, एल्कीन। देखिए आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता है तो कम से कम इतना तो आएगा, एल्कोहल को तो पता होगा क्या होता है इसमें OH लगा होता है। अब देखिए इस ऑप्शन में OH कहाँ पे लगा है, सिर्फ एक ही जगह, यानी बी का पहले से मिल जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए इस तरह आप देखिएगा बी का पहला कहाँ पे है, देखिए बी का पहला यहाँ पे है, देखिए बी का ये चौथा ये गलत हो जाएगा, बी का चौथा दिया ये गलत हो जाएगा, बी का पहला यहाँ पे और बी का पहला यहाँ पे, दोनों ऑप्शन में से ये दोनों से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए का तीसरा दिया, ए का दूसरा। अब ए का देखिए हाइलो एल्केन का मतलब क्या होता है जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन देखिए इस तरह जुड़ा होता है, क्लोरीन जुड़ा होता है,
ब्रोमीन जुड़ जाएगा या आयोडीन। जिसमें ये जुटा होता है वो हाइलो एल्केन होता है। तो देखिए अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ जुटा है ना, तो इसका सब किस में मिल जाएगा, दूसरे से। अब ए का दूसरा देखिए, ए का दूसरा यहाँ पे है, यानी ये वाला भी ऑप्शन गलती हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह एक आध भी आपको पता रहेगा तो इस तरह ऑप्शन को छांट सकते हैं जैसे आपको सिखाए हैं। देखिए यहाँ पे सबका मिला देते हैं। देखिए कीटोन का क्या होता है, CO होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में कीटोन कहाँ पे दिया है, CO कहाँ पे दिया है, देखिए CO यहाँ पे दिया है, तो इसका इससे मिल जाएगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन को मिला सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार से मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का है, कर क्षार धातुएं हैं। देखिए क्षार धातु में कौन कौन सा आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका है एल्काइन का सूत्र आपको बताना है कि एल्काइन का सूत्र क्या होगा। तो देखिए आपको इसका सूत्र बता देते हैं और इसको याद रखिएगा, लिखिए कि पूरा बता देते, तीनों ना। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा एल्केन, एल्केन लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, और लिख लीजिएगा एल्काइन, एल्काइन। देखिए एल्केन का सूत्र होता है जितने कार्बन की संख्या CN, जितने कार्बन की संख्या होता है उसका हाइड्रोजन की जो संख्या है तो दुगुना से 2 अधिक होता है, 2n+2 होता है, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका पहचान और सिंपल एक तरीका होता है पहचान करने का, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इस प्रकार से होता है। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा। अब देखिए जो यहाँ पे पूछा उसके अनुसार एल्काइन का पूछा है, तो एल्काइन का क्या है, CnH2n है, तो CnH2n है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पहले देखिए उपखंड ग है। उपखंड ग में यहाँ पे देखिए पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। ये तो कई बार आपको प्रश्न बता चुके अभी तक। स्वास्थ्य मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है तो 120/80 होता है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ लीजिए, चमगादड़ और पक्षियों के पंख, पक्षियों व कीटों के पंख, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपात, कीटों व चमगादड़ों के पंख। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर का सवाल क्या है आपका कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले देखिए लंबा बताना है, तो लंबा के लिए क्या है, कैपिटल T होगा। झुर्रीदार के लिए स्मॉल में R होगा, स्मॉल में क्या होता है, R होता है। तो देखिए कैपिटल टी कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल R यहाँ दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के बताइएगा कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है अमीबा में हो जाता है। अगला देखिए 19 नंबर का, स्थानीय निवासियों के द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। तो जठर ग्रंथियाँ किसमें उपस्थित होता है, तो अमाशय जो होता है ना, पेट जो होता है, जठर ग्रंथियाँ उसमें उपस्थित होता है। तो अब 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कमेंट में लिख के बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, खंड ब है, उसमें उपखंड क है। इस सारे प्रश्नों को देख के उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या इसका सेकंड पार्ट लाएंगे तो उसमें इस सभी प्रश्नों को हल करा देंगे, ठीक है।